अगर आपने इस कहानी का पहला भाग कुएं का पिशाच पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सबको लगा था कि डर खत्म हो गया है, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात उस कुएं ने फिर किसी को पुकारा था। उस भयानक रात के बाद से उर्मिला काकी गांव में कहीं दिखाई नहीं दी थी। गांव वालों को लगा कि शायद वह डर कर भाग गई होगी या जंगलों में भटक रही होगी, लेकिन जय के मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रही। उसे महसूस होता था कि यह मामला खत्म नहीं हुआ है। एक शांत रात को जय अपने घर की छत पर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था। हल्की हवा बह रही थी। तभी उसने किसी महिला की आवाज सुनी, धीमी लेकिन साफ। जय, जय। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर आंगन में आया। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ नीम के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, इतनी ठंडी कि उसकी सांसें भी रुक गई। उसने साफ साफ महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रखे हैं। जय ने झटके से पलटा और वहां थी उर्मिला काकी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें खून जैसी लाल, होठ नीले और शरीर से सड़ी हुई मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे और उसकी मुस्कान डरावनी थी। वह धीमी खुरदुरी आवाज में बोली, जय, तूने मेरा खेल बिगाड़ा है, लेकिन तुझे नहीं पता, वो आत्मा इस कुएं में बंदी नहीं है। अब वो तेरे पीछे पीछे हर जगह है। इतना कहते ही उसका शरीर धुंध की तरह गायब हो गया। आंगन फिर से वीरान हो गया, लेकिन हवा अब भी असामान्य रूप से ठंडी थी। कुछ दिनों बाद जय ने गांव को पीछे छोड़ शहर लौटने का फैसला किया। उसने खुद को समझाया कि शायद यह सब उसका वहम था। शहर की चहल पहल में उसे उम्मीद थी कि सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन वहां भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसका कमरा बंद होने के बावजूद दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल जाता। उसका मोबाइल फोन अचानक रिकॉर्डिंग मोड पे चला जाता और वह हर बार रिकॉर्डिंग में वही खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देती। बस एक बड़ी और। ऑफिस में काम करते समय उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर काले धब्बे बनने लगते। धीरे धीरे वह धब्बे मिलकर एक चेहरा बनाने लगते, उर्मिला का डरावना चेहरा। एक शाम डरे और परेशान जय ने विमल और आलोक जी को फोन करके कुछ बता दिया। विमल की आवाज कांप रही थी, लेकिन आलोक जी असामान्य रूप से शांत रहे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जय, ये आत्मा अब कुएं में कैद नहीं रही। उर्मिला ने जो साधनाएं की थी, उन्होंने पिशाच की शक्तियों को बांट दिया है। उसका एक हिस्सा अब तुमसे बन चुका है। गांव में उसे हराना आसान था, लेकिन शहर में जहां कोई उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं करेगा, यह और भी खतरनाक होगा। जय का गला सूख गया। उसे एहसास हो गया कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। दूसरे ही दिन विमल, आलोक जी और दिव्या जय के घर पर आ गए। दिव्या ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, जय, मेरे नाना ने एक पुरानी पौराणिक कथा सुनाई थी। कहते हैं सैकड़ों साल पहले उस कुएं में एक तांत्रिक को मारकर उसकी लाश फेंकी थी। तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक अमावस्या को बलि ना मिले। शायद वही पिशाच आत्मा अब तुमसे बंध गई है। जय के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, तो अब क्या होगा? क्या ये मेरी वजह से पूरे शहर को परेशान करेगा? दिव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, हाँ, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो धीमे धीमे शहर में अपनी जड़ें जमा लेगा।
उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी शक्ति के स्रोत को खोजकर नष्ट करना। और उसके लिए हमें उस तांत्रिक की आखिरी साधना स्थली तक जाना होगा। उस रात विमल, जय, दिव्या और आलोक जी एक साथ जय के घर पे ही रुकने का फैसला किया। आलोक जी ने उन्हें चेतावनी दी और कुछ तांत्रिक यंत्र उनके साथ रखे हुए थे। रात के करीब 2 बजे बाहर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। पंखा बंद हो गया, बिजली चली गई। उसी पल एक के बाद एक सारे बल्ब चटाक चटाक करते हुए फूट गए। पूरा घर खूब अंधेरे में डूब गया। अचानक मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ध्वनि इतनी भारी थी कि दीवारें तक हिल गई। विमल का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? बाहर से वही खौफनाक फुसफुसाहट गूंजी। बस एक बली और। दरवाजा खुद ब खुद कर्कश आवाज के साथ खुल गया। एक सर्द हवा के झोंके ने कमरे में मौजूद मोमबत्ती को बुझा दिया। अगले ही पल कमरे के कोने से काली धुंध फैलने लगी। धीरे धीरे उस धुंध से एक भयानक परछाई बनने लगी, लंबी, विकृत। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी। जैसे ही वह परछाई हंसी, पूरी दीवारें कांप उठी। उसकी खौफनाक आवाज गूंजी, चल, तू भाग नहीं सकता, अब तू ही मेरी बलि बनेगा। जय के कानों में वही पुरानी हंसी गूंज रही थी, वही हंसी जिसने कुएं के पास उसकी रूह को जमा दिया था। अब यह खेल शहर तक आ चुका था और अगली चाल बेहद खतरनाक होने वाली थी। तभी आलोक जी ने तुरंत अपने साथ लाए शंख में फूंक मारी। शंख की आवाज ने पूरे घर को हिला दिया। उसी क्षण उन्होंने तीव्र स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। काली परछाई दर्दनाक चीख मारने लगी। खिड़कियों के शीशे एक एक करके टूट गए। हवा इतनी तेज चलने लगी कि दरवाजे अपने आप खुल के बंद होने लगे। दिव्या, विमल खुद को संभालते हुए मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। जय ने साहस बटोरते हुए जोर से कहा, तेरी असली जगह वही कुआं है, तुझे वहीं खत्म होना होगा। आलोक जी ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, सही कहा जय, हमें उस कुएं पे लौटना होगा, वहीं उसका अंत संभव है। अगली सुबह सूरज की फीकी किरणों के बीच जय, विमल, दिव्या और आलोक जी गांव की ओर रवाना हुए। गांव के लोग उन्हें देखकर सहम गए। जय ने सबको समझाया कि आत्मा अभी भी मौजूद है और न सिर्फ गांव बल्कि पूरे शहर के लिए खतरा बन गई है। उस रात अमावस्या थी। कुएं के चारों ओर आलोक जी ने अग्नि का घेरा बनाया। दिव्या ने तेल का दीपक जलाया जिसकी लौ ठंडी हवा में कांप रही थी। जय और विमल ने तांत्रिक किताब कुएं के पास रख दी। आलोक जी ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक कुएं से वही काली परछाई प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी भयानक था। उसने पूरे आकाश को काले बादलों से ढक दिया। ठंडी हवाएं गरजने लगी और कई चीखें गूंज उठी। तभी परछाई गरजी, तुम लोग मूर्ख हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता, अब मेरा ही राज होगा। जय ने गुस्से में किताब उठाई और उसे आग में झोंक दी। किताब जलते ही परछाई दर्द से तड़पने लगी। आलोक जी ने लगातार मंत्रोच्चार करते रहे। दिव्या ने दीपक उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। कुआं जल उठा, लपटें आसमान तक उठी और परछाई चिखते हुए राख बनकर गायब हो गई। गांव वाले खुशी से चिल्लाए कि श्राप खत्म हो गया। अगले ही दिन कुएं को पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन उस रात जय ने एक भयानक सपना देखा। सपने में वही आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, तुम सोचते हो मैं खत्म हो गया, नहीं जय, मैं अब तेरे भीतर हूँ, बस एक बलि और। जय हड़बड़ाकर नींद से उठा। उसकी हथेली पर अजीब काले निशान उभर गए थे। दिन बीतते गए लेकिन जय की हालत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पर बने काले निशान धीरे धीरे फैलने लगे। कभी उसका शरीर
आग की तरह जलने लगता तो कभी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। रात को उसे डरावने सपने सताने लगे। कुएं से वही परछाई निकलकर अपनी ओर खींच रही थी। उसके कानों में बार बार वही भयानक आवाज गूंजती रही। दिव्या और विमल उसकी हालत देखकर भयभीत हो गए। दिव्या ने घबरा कर कहा, यह आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसका एक हिस्सा अब जय के भीतर समा चुका है। आलोक जी ने पुराने ग्रंथों को खंगालने के बाद गंभीर आवाज में कहा, ये पिशाच प्रेत बेहद चालाक है। जब हमने किताब जलाई और इसे कुएं से निकाला तब इसकी शक्ति टूटी, लेकिन मरने से पहले इसने अपना एक अंश जय के शरीर में डाल दिया। अगर अगली अमावस्या तक इसे रोका नहीं गया तो जय खुद उस आत्मा का रूप ले लेगा और तब कोई इसे नहीं रोक पाएगा। विमल चौंक उठा। मतलब जय ही अब गांव और शहर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। आलोक जी ने चुपचाप सिर हिला दिया। अगले कुछ दिनों में जय का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। वह बिना मतलब गुस्सा करने लगा। उसकी आंखें कई बार पूरी तरह काली हो जाती। कभी कभी वह ऐसी बात बोल देता जो उसने कभी सुनी नहीं हो, जैसे किसी और की यादें और आवाज़ें उसके अंदर जिंदा हो। एक रात दिव्या ने देखा कि जय नींद में चलते चलते घर से बाहर निकल गया। वह सीधे गांव के बाहर उस कुएं की ओर जा रहा था, जिसे अब पत्थरों से बंद किया जा चुका था। जय उस कुएं के पास खड़ा होकर बड़बड़ाने लगा, मैं आ गया मालिक, बस एक बलि और, फिर सब मेरा होगा। दिव्या ने घबराकर उसे जोरों से हिलाया। जय अचानक होश में आया, चारों ओर देखा और कांपती आवाज में पूछा, मैं यहां क्यों आया? दिव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह खतरनाक खेल अभी खत्म नहीं हुआ। गांव भर में अफवाह फैल गई थी कि जय अब उस आत्मा के वश में है। कुछ लोग आपस में फुसफुसाते हुए बोले, अगली अमावस्या पर हमारी मौत की वजह वही बनेगा। धीरे धीरे गांव वाले जय से दूरी बनाने लगे। यहाँ तक कि विमल के घर वालों ने भी उसे जय से मिलने से मना कर दिया था। जय का अकेलापन बढ़ने लगा, लेकिन दिव्या का हौसला नहीं टूटा। दिव्या ने दृढ़ निश्चय के साथ आलोक जी से कहा, हमें जय को हर हालत में बचाना होगा, चाहे इसके लिए हमें उस प्रेत के असली ठिकाने तक क्यों ना जाना पड़े। आलोक जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कुआं तो हमने पत्थरों से बंद कर दिया है, लेकिन प्रेत की आत्मा अब किसी अंतरलोक में बंद हो गई है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें कठिन साधना करनी पड़ेगी और वो साधना उसी कुएं के पास करनी होगी। विमल ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन अगर साधना असफल हो गई तो? आलोक जी की आंखें गहरी हो गई और वो बोले, तो आत्मा पूरी तरह जय के शरीर में समा जाएगी और फिर कोई उसे बचा नहीं पाएगा। दिन बीते और अमावस्या की वह रात फिर लौट आई। आलोक जी, दिव्या, विमल और जय उस बंद कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवा में एक बदबू थी, मानो जमीन के भीतर कुछ सड़ रहा हो। आलोक जी ने अग्नि का गोला बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किए। जय को उस घेरे के बीचों बीच बिठा दिया गया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज तेज हुई, जय का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें अचानक काली हो गई और गले से निकली एक भयानक दोहरी आवाज, और उस आवाज ने रात को चीर दिया। मूर्खों, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब जय मेरा है, बस एक बलि और, फिर पूरा गांव मेरा होगा। यह जय की आवाज नहीं थी, यह वही पिशाच प्रेत बोल रहा था। कुएं के बंद दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। काले धुएं का एक विशाल गुबार निकला और उसने वही भयानक परछाई का आकार लेने लगी। इस बार पहले से कहीं बड़ी, मानो पूरे आसमान को निगल जाएगी। उसने जय के शरीर की ओर इशारा किया और गरजी, ये मेरा पात्र है, इसे कोई नहीं छीन सकता। दिव्या ने साहस बटोरकर
जय का हाथ कसकर थाम लिया और आंसू भरी आंखों से पुकारा, जय तू हार मत मान, याद कर तू कौन है। जय कुछ पल के लिए कांपता रहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अचानक वह चीखा, नहीं, मैं जय हूं, तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। आलोक जी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अपने साथ लाए त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। त्रिशूल से तेज रोशनी निकली जिसने परछाई को चीरना शुरू कर दिया। परछाई दर्द में चिल्लाने लगी और उसने जय को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन दिव्या और विमल ने पूरी ताकत से जय को पकड़े रखा। रोशनी तेज हो गई और आखिरकार परछाई आग के गोले में समा गई और एक जोरदार धमाके के साथ वह गायब हो गई। जय जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह जब जय को होश आया, उसके हाथों से सारे काले निशान मिट चुके थे। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, अब खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जय, दिव्या, विमल ने चैन की सांस ली और आलोक जी का धन्यवाद दिया। लेकिन जब सब लोग वहां से लौटने लगे, दिव्या ने कुछ अजीब महसूस किया। आलोक जी का चेहरा पल भर के लिए विचित्र हो गया। उनकी आंखें गहरी लाल रंग में चमक उठी। उन्होंने हल्की हंसी के साथ बुदबुदाया, बस एक बलि और। तो यहाँ खत्म होती है कुएं का पिशाच पार्ट 2। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।